बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज का जो मंजरनामा है, दो सूबों में मुख्तलिफ मंजरनामा, एक है सिंध का और एक है पंजाब का। सिंध के अंदर असम्बली के बाहर का मंजरनामा और पंजाब के अंदर असम्बली के अंदर का मंजरनामा। सिंध में एहतजाज करने के लिए अराकीन मुख्तलिफ जमात से जिनका ताल्लुक था वो कारकुनान थे, यानी जिसमें GDA भी थी, जमात इस्लामी भी थी, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फ़े भी थी, और भी बहुत सी जमातें थीं, यानी सिंध की मकामी जमातें थीं। कुछ कराची टॉल प्लाजे पे थे, कुछ सिंध असम्बली के बाहर धरना दिए हुए थे, कुछ प्रेस क्लब के बाहर धरना दिए हुए थे। तो उनको धरने को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाईं, और इस ज़मन के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं राशिद सोमरू साहब, उन्होंने धमकियां भी दी हैं। और इन धमकियों के बाद क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का मंजरनामा दिखाई देता है। दूसरा मंजरनामा पंजाब असम्बली के अंदर का है, जहां पे जो नामजद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आला हैं मरियम नवाज साहिबा, वो मौजूद थीं। लेकिन दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जिन्हें नामजद किया हुआ है वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, मियाँ असलम इकबाल साहब, वो असम्बली में आज भी ना पहुँचे। बहुत सारे लोग उनके बारे में ये बात कर रहे थे वो महफूज जगह पे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। जबकि कल भी हमने तज़किरा किया था कि लाहौर पुलिस कहती है कि राहदारी ज़मानत का कोई परवाना हमें नहीं मिला हुआ। तो आज भी वो असम्बली जब ना आए, तो आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जब इंतखाब होना था तो इब्तदाई तौर पर उन्होंने इसे डिले करने की बात की, और सिब्तान खान साहब ने कहा कि इसे डिले नहीं किया जा सकता, आज ही किया जाएगा। तो आज मलिक अहमद खान साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से स्पीकर के उम्मीदवार थे, वो कामयाब हो गए। यूं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वाला मामला आज क्लोज हो चुका है, और कल बतौर वज़ीर आला इंतखाब होगा, और बतौर वज़ीर आला हलफ कौन उठाएगा ये कल के दिन देखने को मिलेगा। लेकिन आज जो अपोजिशन थी, जो मुमकिन अपोजिशन है, अब कल के दिन इंतखाब के बाद फैसला होगा कि अपोजिशन कौन है और हुकूमत में कौन है, लेकिन जो मुमकिन अपोजिशन है, आज उसके एहतजाज पे जो मुमकिन हुकूमती बेंचेस हैं वो खामोश दिखाई दिए थे। आने वाले दिनों में क्या होगा, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात करते हैं सिंध की सूरत हाल से। क्या लगता है, कितना इस्तेहकाम आ जाएगा या कितनी कशीदगी मजीद बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, आप जरा सिंध को ना दो हिस्सों में लें। एक हिस्सा था कि आज सिंध में एहतजाज हुआ, और बड़ा भरपूर एहतजाज हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, रास्ते बंद किए गए, बाकायदा धरना दिया गया, सारा कुछ हुआ। खवातीन को जिस तरह मारते पीटते हुए ले जाया गया, आपने भी देखा जी, सबने वो मंजरनामा देखा। उसके बाद एहतजाज की काल ख़त्म हुई, 27 तारीख को दोबारा एहतजाज होगा। ये तो आज एक पूरा सिलसिला नज़र आया वहाँ पे कि GDA, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और दीगर जितनी सियासी इस्लाम, जितनी सियासी जमातें हैं, सब ने ये हुआ। और ये पाकिस्तान की, जब से मैं सियासत देख रहा हूँ, ये पहली दफ़ा हुआ है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले एहतजाज हुकूमतें बनने के बाद हुआ करते थे, और इस तरह के एहतजाज नहीं हुआ करते थे, और वो भी कोई एक आध जमात करती है, एक आध जमात। और इससे लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल वक्त होगा। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा ले, वो बड़ा अहम हिस्सा है, जिसको बहुत से लोग शायद डिस्कस नहीं कर सके या गौर नहीं कर सके। वो दूसरा हिस्सा है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने अपने एक बच्चा एक शहीद हो गया था, जब हक हो गया था, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मत सोचे कि हम किसी सूरत में भी उसे माफ़ करेंगे। उन्होंने एक सियासी जमात जो इस वक्त इनके साथ इत्तेहाद में है, यानी जो वफाकी इत्तेहाद है, उसमें मौजूद है MQM है जी, बिल्कुल है, वफाक अभी तक है, मैं कह रहा हूँ है। अच्छा। क्योंकि वो जा नहीं सकते कहीं और ना। अच्छा, उसके नाम लिए बगैर उन्होंने उनका जिक्र भी कर दिया। उन्होंने कहा कि मान ले कि अगर बच्चे ने, एक पहली बात उन्होंने कहा, हमने कभी किसी का झंडा छीना नहीं, उतारा नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं है। मान ले अगर बच्चे ने ये किया था तो क्या उसकी सज़ा जो थी वो मौत थी। फिर उन्होंने कुछ पुलिस अफसरान को भी, आपने सुना, बड़ा इंतज़ामिया के लोगों को भी ललकारा, और ये भी कहा कि अब मैं इसका बदला लूँगा, मैं किसी सूरत माफ़ नहीं करूँगा। इससे दो चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई। एक तो GDA, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, ये अब अपोजिशन में अपना रोल अदा करेंगी, और ये अपोजिशन असम्बली के अंदर नहीं होगी, ये अपोजिशन होगी सारी सड़कों पे। अब कितना अरसा ये सड़कों पे करते हैं
या कितना अरसा इनको सड़कों पर हुकूमत करने देती है अब एहतजाज, ये तो आने वाले हालात बताएंगे। दूसरा जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, क्या इसके बाद MQM पाकिस्तान जो है क्या वो सरवाइव कर पाएगी हुकूमत के अंदर? क्या वो हुकूमत को आंखें दिखाएगी या फिर दोबारा मसालती फार्मूला लेकर फौरी तौर पर मसालती फार्मूले पर आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव होंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मट्टी डालेंगे? जिस तरह एक दफ़ा पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो 6 घंटे बाद मट्टी डल गई थी, याद है ना आपको? तो मट्टी डालेंगे। चूँकि इस साथ सईद गनी साहब ने भी एक खुले अल्फाज में कहा कि MQM अगर अपने आप को मुस्लिम लीग नून में जम करना चाहती है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना उन्होंने, तो उसकी मर्जी है। तो मुझे बताएं कि एक अभी तो पंजाबी में कहते हैं ना, पिंड तो वसिया ही नहीं तो लुटने वाले पहलों आ गए। अभी तो हुकूमत बनी नहीं तो इनके आपस में सारे फड्डे भी शुरू हो गए और बाकी मामलात भी शुरू हो गए। तो वफाक में कल को जब इनके पास आईन योद्धे आ जाएंगे उसके बाद गेम क्या होगी? एक तो इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि आज ये जो चीज़ें हुई हैं ये बड़ी ही ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप तवक्को रखें कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें बहुत कुछ सड़कों पे होता नज़र आता है। और MQM अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाती है, मैं एक और बात बताऊँ, और पीपल्स पार्टी के साथ इश्तराक में चली जाती है तो फिर पीपल्स पार्टी का वोटर नाराज़ होगा और MQM का भी वोटर नाराज़ होगा। इन दोनों का वोटर एक दूसरे से नाराज़ होगा और जिससे फ़ायदा बाकी सियासी जमातों को मिलेगा। इसके बाद आप आ जाएं अब पंजाब की सूरत हाल में। एक तो पंजाब के वज़ीर आला के उम्मीदवार को तब्दील कर दिया गया जी, राना आफ्ताब साहब को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद कर दिया है। उसकी वजह आज उनका लीड करना भी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी बड़े ज़िम्मेदार शख्स ने कहा कि हम किसी सूरत में भी असलम इकबाल को नहीं आने देंगे। अच्छा, अब उसमें क्या है, क्या मियां असलम इकबाल अपने आप को सरेंडर करते हैं? क्या वो अदालतों में जाते हैं? उसके बाद क्या उन्हें भी हमजा शहबाज शरीफ साहब की तरह, उन्हें भी बाकी दीगर लोगों की तरह, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की तरह, बाकियों की तरह प्रोटेक्शन ऑर्डर पे क्या असम्बली में आने दिया जाता है कि नहीं? या सर याद है ना, सबका दौर में तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कमाल किया था ना, उन्होंने बिला तफरीक उन्होंने तो कई लोगों को इतनी ज़्यादा छूट दी थी चौधरी परवेज़ इलाही ने कि वो रोज़ाना जेल से आते थे और फ्लैटी होटल के, मकामी होटल जो है उसके एक बड़े अच्छे कमरे में वो ठहरते थे और रात तक रहते थे। कुछ बड़े बड़े किस्से कहानियां हैं, हम उसमें नहीं जाते। तो ये चीज़ें तो हैं। और दूसरा, आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला इलेक्शन भी हुआ है यासर साहब जिसमें इतनी सीटें, अभी तक महसूस सीटें नहीं मिली और उसके बाद आपने इलेक्शन करा दिया। इस इलेक्शन को मैं इसलिए मुतनाज़ा इलेक्शन कह रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है जो खुद कहा गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से कि हम जा रहे हैं अदालतों में, हम इसको अदालतों में चैलेंज करेंगे कि जनाब जब तक कोरम पूरा नहीं था, हमारे वोटर नहीं थे, तो फिर ये इलेक्शन किस तरह हो सकता है? जहाँ तक कोरम तो पूरा होगा, हाउस पूरा नहीं था। कोरम जो होता है ना इलेक्शन का, वो हाउस पूरे का कोरम होता है। 2 या 3 काम देखें, आपने क्रिकेट टीम बनानी है यासर साहब, चूँकि आप तो आज खुश भी बने होंगे ना, आपको होना भी चाहिए खुश, और आपके चेहरे पे लालियाँ भी पखनी चाहिए, आज बस ज़्यादा होनी चाहिए, और हुए हैं आपके अंदर से, तो अब बल्कि आज तो आपको मिठाई खिलानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो लोगों ने आपको मिठाई खिलाने की इजाज़त भी नहीं देनी ना। क्यों? जितनी महंगाई हो जानी है ना, तो फिर गिरेबान आपका पकड़ना है। तो मैं आपको एक कह रहा हूँ, देखें आज आपका स्पीकर बन गया, डिप्टी स्पीकर आपका बन गया, कल आपकी वज़ीर आला बन जानी है, ठीक है। उस वज़ीर आला के बाद आपने फिर वादे के मुताबिक फ्री बिजली भी देनी है, सस्ती बिजली भी देनी है। आपने मैं तो अब इसी पे बात किया करूंगा। देखिए, हमें कोई गर्ज नहीं सियासत से, कौन आता है कौन नहीं आता। मैंने तो अब याद दिलाया करना रोज़ाना कि रोटी 4 रुपये की हुई है कि नहीं हुई। मैंने तो याद दिलाना रोज़ाना कि जनाब सब्ज़ी 10 रुपये किलो हुई है कि नहीं हुई। मैंने तो रोज़ाना याद दिलाना है कि जनाब 1 करोड़ नौकरियों में से 100 नौकरी लगी है कि नहीं। 1 करोड़ नौकरियों का दावा है ना, तो लगी है या नहीं। मैंने तो रोज़ाना याद कराना, इसलिए कि हम आवाम की बात करते हैं, हम सच की बात करते हैं, हमने सामने लाना है।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में जहां पे हम बात कर चुके हैं पाकिस्तानी सियासत की, आने वाले दिनों में डेवलपमेंट क्या होगी जब एक तरफ से अपोजिशन जो है, जो मुतवक्का अपोजिशन है, वो मुतवक्का हुकूमत बनने वालों को आड़े हाथों ले रही है, तो अगले दिनों में जब बजट की तश्कील हो रही होगी, जब काबीना तश्कील पा रही होगी, जब तमाम तर मंजरनामा रूनमा हो रहा होगा, तो अफहाम व तफहीम से किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। ये बहुत मुश्किल मरहला है पाकिस्तान में इस वक्त कि जब बरसरे इक़्तिदार आने वाले भी अपोजिशन वालों को उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने में या उन्हें राम करने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाना चाहते और उन पर सख्ती बरतना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ से फिर सिला रहमी वाला मामला किस तरीके से हो सकता है, इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने। सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सायरा बानो साहिबा, आज जिस तरीके से सिंध असम्बली के बाहर कराची टोल प्लाजे के ऊपर आप लोगों की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी, और वो एहतजाज जो है आपकी नज़र के अंदर किस हद तक पुरअमन रहा है और किस हद तक उसे पुरअमन ना रहने में किसी और का किरदार? अस्सलाम वालेकुम जी, हमने तो जो कॉल दी थी वो हम लोगों का पुरअमन एहतजाज ही था, जिसमें सिंध की आवाम जिनका वोट के ऊपर डाका डाला गया है वो आए हैं। बाकी तो देखिए, आपके सामने सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे शेयर हो रही हैं कि किस तरीके से वहां पर उन्होंने पुलिस को कैसे वो तैनात कर दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए। बेसिकली चोरी का मैंडेट था, तो चोर तरीके से ही उन्होंने असेंबली में जाना था, ये भी खुदा पाक ने दिखाना था। और जिस तरीके से पुलिस ने किया और निहत्ती खवातीन को जिस तरीके से उठा के गाड़ी में फेंका और ये सारा वो किया, तो जहाँ भी जबर होता है, वैसे भी हमारे मुसल्लत निगरान वज़ीर आज़म कह चुके हैं ना कि जबर का जो इख्तियार है वो रियासत के पास है। तो रियासत तो वो माँ तो रही नहीं, बल्कि वो सौतेली माँ से भी, अब मैं क्या कहूँ कि कोई दूसरा लफ्ज़ हो, तो वो माँ बन चुकी है कि जो हर मसले का हल जबर से और ठोस और धांधली से तलाश करती है। इनके पास कोई और तरीका नहीं है कि मिल बैठ के इसके ऊपर क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। अच्छा साहब, आज आपका एहतजाज वो सारा कुछ चला, सब कुछ होता रहा, अब दोबारा 27 को आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी है, तो ये एहतजाज का सिलसिला क्या इंसाफ मिलने तक रहेगा, क्या अगले इलेक्शन तक रहेगा, कब तक रहेगा? जी जी, ये गैर कानूनी हुकूमत है, हमारा एहतजाज जारी रहेगा इस हुकूमत के जाने तक। सायरा बानो साहिबा, ये एहतजाज का जो सिलसिला है ये कौमी असम्बली में भी होगा, क्या तमाम जमातें वहां पर भी इत्तेहाद दिखाते हुए इसी तरीके से एहतजाज करेंगी? देखिए, वही कह रहे हैं कि पहले अपने सिंध को तो देख लें हम, फिर वहां पर अब देखें। बाकी जिस तरह है, JUI है, PTI है, और वो वहां पर करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त हमारा जो पूरा वो जो क्या कहते हैं तवज्जो है वो यहाँ पर सिंध की तरफ है। अच्छा सारा साहब, आपका कल बल्कि मुतवक्को क्या 100% कल शरीफ ख़ानदान की मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं, और कल से ही उन्होंने अपना काम का आगाज़ भी करना है। तो मुझे एक बात तो बताएं कि ख़ातून वज़ीर आला होना अच्छी बात है, ख़वातीन के हवाले से अगर स्पीकर हो सकती हैं तो ख़ातून वज़ीर आला भी हो सकती हैं, लेकिन आप समझती हैं कि क्या पूरी मुस्लिम लीग के अंदर ये इक़्तिदार सब कुछ जो है सिर्फ एक ही जगह पे होता है? देखिए जी, ये तो लगता है कि जैसे वो ख़ानदान के लोग ही आपस में खेलते कूदते हैं कि वज़ीर आला अपनी हो गई, चचा वज़ीर आज़म हो गए, दूसरी पार्टी में देखें तो अब्बू ये हो गए, बेटा वो हो गया, बहन वो हो गई, सारा कुछ हो गया। सायरा बानो साहिबा, आप क्या समझती हैं, शहबाज शरीफ साहब हमजा शहबाज साहब से किस हद तक मुख्तलिफ वज़ीर आला होंगी मरियम नवाज? इस हद तक देखिए, हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो वो कभी कहते हैं ना कि वो फलां अच्छा होगा, तो अक्सर घर में बोलते हैं कि छोड़ो छोड़ो, खानदान तो एक ही है ना। तो अब मुझे नहीं पता इनका, तो वो कहते हैं ना कि औरत का इंतकाम तो वैसे भी तारीख में भी मशहूर है, बड़ी बड़ी बादशाहतें उलट दी खवातीन अगर अपनी आई पर आ जाए। तो मैं तो ये समझती हूँ कि वो एक जुल्म जबर का बाजार गर्म होगा। हाँ, वो इस चीज को खत्म कर सकती हैं। खातून अगर वहां पर वजीर आला बनी है तो सबसे पहले में खवातीन कैद हैं, उनके लिए वो कुछ करें कि वो जो 9 माह हो गए और उनके चालान भी जमा नहीं हुए और किसी अदालत में भी पेश नहीं हुई, ये कदम कर सकती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से तो अब इस मुल्क में एक इंतकाम की सियासत और वो सारा कुछ चल पड़ा है, मैं नहीं समझती कि ये बाकी लोगों से मुख्तलिफ होंगी। हाँ, बस क्या कह सकते हैं।
अच्छा साहिर साहब, प्रोग्राम चलाएंगे। मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो उम्मीदवार थे वज़ीर आला के पंजाब के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से ना, अभी चेंज कर लिया गया, राना आफ्ताब साहब को वज़ीर आला का उम्मीदवार बना दिया गया है। और ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात होती है किसी मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मेदार से, तो वो कहते हैं हम पहले ही फैसला कर चुके थे कि मियाँ असलम इकबाल को किसी सूरत भी हमने यहाँ तक नहीं आने देना। ये खौफ था, डर था या जिद थी? तीनों चीजें थी, खौफ, डर भी था और जिद भी थी। मैं बोलते नहीं हूँ कि ये जो अना की जब बात आती है तो ये में आप जितने भी झगड़े देखें अना के ही होते हैं, ना वफा के हैं ना जफा के हैं, सारे झगड़े अना के हैं। और बाकी तो इनके बयानात हैं कि हमने नहीं बनने देना। भाई हम कौन? और इतनी जब वो एक अवाम मतलब उनको चुन लिया गया, उनकी पार्टी ने उनको चुना है, तो फिर कोई दूसरा को कैसे हो सकता है कि हमने इनको नहीं बनने देना? तो बस फिर सारी जमातें एक दूसरे के साथ ऐसा रवैया कर लें और मुल्क जहां पर पहुंचा हुआ है फिर और तबाहियों के तरफ ले जाएं। क्या कहा जा सकता है? ये क्या बात हुई? तो अगर जैसे अभी इनके भी नंबर्स पूरे होते तो अगर ये भी ठान लेते कि नहीं बनने देना तो नहीं बनने देना, ऐसे कैसे हो सकता है राना साहब? साहिर बानो साहिबा, ये बताइए कि क्या वजह बनी आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान इस नहज तक पहुंच गए कि वो अब ये कहते हैं कि मेरे घर भी सदारत देने आए तो मैं नहीं लूंगा? पता नहीं, देखें जिस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट बनते वक्त मौलाना साहब की मदद ली थी और वो मतलब वो जिस तरह कहते हैं ना कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बने हुए थे उस पीडीएम के, तो कुछ वादे या कुछ बातें हुई होंगी जो नहीं पूरी हुई होंगी, तो फिर मे भी वो गुस्से और इन सब चीजों में बात कर रहे होंगे कि, और उन्होंने पहले ही बोला कि उनको इस्तेमाल कर और फेंक दिया गया। एहतजाज में तो आजकल आपके इत्तेहादी है ना? हाँ जी जी, यहाँ पर तो राशिद सोमरो और जिस तरीके से यहाँ पर सिंध में हुआ है तो उसमें हुआ था, बाकी मुझे उनका नहीं कि बाकी और कहाँ तक उनके साथ मामला आते हैं। अच्छा साहिर साहब, आप बड़े भाई को वजारत उस्मा तो नहीं, वज़ीर आज़म तो नहीं बने, बेटी वज़ीर आला बन गई। आप समझते हैं कि अब सारा गुस्सा, सारी नाराज़गी और सारा गम दूर हो जाएगा? नाराज़गी और गम दूर हो जाएगा? नहीं, कहाँ दूर होगा। बाकी ये तो होता रहता है, किताबें उठाकर देख लें, बादशाहत के लिए बाप बेटे को मरवा देते और बेटा बाप को मरवा देते हैं, भाइयों को जिंदानों में फेंक देते हैं। तो ये सारा कुछ तो था, ये तो तय था। वो तो वैसे भी अगर आए थे तो अपने ऊपर जो इल्जामात थे उनको क्लियर करवाने आए थे। और बाकी अब देख लें ना, दूसरी तरफ वो बेटे को भी वजीर आजम बनाते बनाते अब्बा खुद उम्मीदवार हो गए। तो ये ऐसे ही चल रहा है। तो वो गमो गुस्सा क्या मतलब क्या, वो जैसे बेनजीर साहिबा ने कहा था कि सौहार्दों वाली ताकत चाहिए, तो वो सौहार्दों वाली ताकत चाहिए। यानी कि आप और मैं यहाँ पर पाकिस्तान में इसलिए हैं कि इसी खानदान को बचपन से देखते हुए आके ये उम्र हो गई है, इन्हीं को देखते रहे कि इनकी बारियां लगती रहे, बाप वो चचा वो। वैसे भी काफ लीग, जिस काफ लीग से मुराद जिस तरह परवेज इलाही साहब से जो लड़ाई झगड़े का सारा हुआ था, बात हुआ था, वो यही थी कि बड़े मियाँ साहब यानी कि शरीफ साहब, उनका ये ख्वाहिश थी कि मेरा छोटा भाई वजीर आला हो, तो उनकी लड़ाई की वजह भी यही है। तो भाई अपने खानदान का सारा बनाना, तो रायविन जैसी थोड़ी सी और जगह लेके अपनी रियासत कायम कर लेते और उसके ऊपर सारे आपस में खेलते, कौन बादशाह कौन वजीर आजम कौन वजीर आला, आपस में खेलते। मुल्क तो 25 करोड़ का इनके हवाले नहीं किया जा सकता कि खेलें। अफसोस यही है कि नहीं, अब तो हो गया ना हवाले, अब तो हो गया ना किया कि नहीं, ये आपकी मेरी आपकी मेरी ख्वाहिश है ना कि नहीं हो सकता, या अब तो हो गया हवाले। वजीर आजम भी समझे वही हैं, वजीर आला भी वही। उतरना नहीं है कि नहीं उतरना, कुर्सियां तो लोगों की कुर्सियां जानियां भी नहीं जानियां, ओहदों पे क्या बैठे तो नहीं रहना सबने ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कहते ना कि कुफ्र का निजाम चल सकता है, जबर का नहीं चल सकता। जो इन लोगों ने डिलीवर ही नहीं किया अवाम को, और आगे जो महंगाई आएगी अब आप बताइए, देखिएगा कि कैसे चीखें निकलती हैं। 65 रुपए का तो बिजली का यूनिट अब है, और जिस वक्त ये 70 क्रॉस करेगा तो मेरे ख्याल में पता नहीं क्या होगा, निकलेंगे फिर अवाम। ये इस तरीके से कर रहे हैं। आपको क्या खदशात हैं कि आने वाले दिनों में मुआशी मंजरनामा क्या होगा? मुआशी मुस्तहकम इस्तेहकाम कभी आया ही नहीं ना, हमेशा से हम नाजुक मोड़ से गुजरते रहे हो। और आगे आप क्या समझते हैं कि ये जो सारी महंगाई और ये सारा कुछ है, और ये जहाँ पर हुक्मरानों की अय्याशियां खत्म नहीं होती, IMF से कर्जा लेंगे तो क्या डिलीवर करेंगे? बहुत शुक्रिया साहिरा बानो साहिबा, इस हवाले से अपना वक्त दिया। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त कोई मसालहती फार्मूला चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, हर तरफ मज़ाहमत ही मज़ाहमत दिखाई देती है। वो मुफाहमत, वो हर तरफ मसालहत, सहूलतकारी, लोगों का आगे बढ़ के लोगों को बैठाना, किरदार अदा करना, क्या वो किस्सा पारीना हो चुका है या फिर हाल के अंदर जीने के लिए कोई ऐसी लॉ मौजूद है दिए की जिसको देख के टिमटिमाता हुआ देख के भी इंसान को कोई ना कोई रमक उसके दिल के अंदर ये बाकी रहे कि नहीं, कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, आने वाला मंजरनामा रोशन होगा, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन होगा, सियासत में इस्तेहकाम होगा, मईशत बेहतर हो जाएगी, बैरूनी सरमायाकारी आएगी, तवानाई के अंदर इस्तेहकाम आके अवाम को रिलीफ मुंतकिल किया जाएगा, अशियाए खुरनोश की कीमतें कम हो जाएंगी। ये ऐसा मंजरनामा या ऐसा बयानिया कौन अपनाएगा, ये एक बुनियादी सवाल है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, आपकी ख्वाहिश थी कि एक कौमी हुकूमत बने, लेकिन अभी जो हुकूमत बन रही है जिसमें हिस्सेदारी पहले किसी को देने की बात होती है लेकिन फिर अपनी नंबर गेम पूरी देख के उसको माइनस कर दिया जाता है, अभी भी मज़ाहमत वाला मंजरनामा दिखाई दे रहा है, तो आपको इस्तेहकाम आता हुआ कब तक दिखाई देता है और किस सूरत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ऐसे देखिए जनाब, बात यह है कि मैंने तो मुफाहमत से बात शुरू की थी, फिर कौमी यकजहती की और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की थी। ये जो तमाम बातें थी ये सियासतदानों के लिए थी और ये जिम्मेदारियां भी सियासतदानों की ही होती हैं कि वो ऐसे हालात में एक ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं जिसके नतीजे में आवाम में उम्मीद पैदा होती है और मुल्क को एक नई राह पर डालते हैं। लेकिन यह उन्होंने साबित कर दिया कि वो ना तो उम्मीद पैदा करना चाहते हैं और ना उम्मीद पैदा करने की अहलियत रखते हैं, ना वो आवाम के लिए कोई बेहतर रास्ते पे चलना चाहते हैं, ना वो अपनी किसी डगर को बदलना चाहते हैं आवाम के और मुल्क की खातिर। लिहाजा उन्होंने वही रवैया अख्तियार किया हुआ है जो था। ये दोबारा 2008 वाली हुकूमत जो है वो दोबारा बन गई है और अब मैं इस सूरत में ये देख रहा हूँ कि देखें, यूनिटी तो इस मुल्क में आनी है, यूनिटी गवर्नमेंट तो इस मुल्क में आनी है, हमने आगे तो बढ़ना है। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें कोई तोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, ये मैं बता दूं। मुल्क ने तो रहना है बावजूद, मैं कोई ऐसे ख्याली बात नहीं कर रहा, कोई कशफ से बात नहीं कर रहा, मैं इल्म से बात कर रहा हूँ। अब जहां तक का सवाल है वो ये है कि इस वक्त जो हुकूमत बनी है ये हुकूमत बनने से पहले ही अपनी हकीकत और अपना जो है लेजिटिमेसी उसको खो चुकी हुई। लिहाजा इस हुकूमत जितनी देर भी ये हुकूमत चलेगी इसका मकसद सिर्फ यही होगा कि इसमें बैठे हुए लोग खुद अपनी किश्ती में सुराख कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की किश्ती में भी सुराख किया है और अब जो हुकूमत इन्होंने बनाई है उसकी किश्ती में भी सुराख करेंगे। हत्ता ये जिन खानदानों से ताल्लुक रखते हैं उन खानदानों की किश्तियों में भी सुराख ही करेंगे। इसके अलावा इनके अब बस में कुछ नहीं है। ये इनका आखिरी दाव है, ये इनकी आखिरी बारी है। इस बारी के बाद इनके लिए अंधेरा है। दुरानी साहब, आपने जो बात की कि इनकी आखिरी बारी है, आज 2 असम्बलियों में 2 मामलात हुए। पंजाब असम्बली का में आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ, बगैर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उनकी सीटें दिए बगैर। पाकिस्तान में आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था। सिंध के अंदर हल्लाबरदारी के मौका पर एहतजाज करने वालों पर लाठी चार्ज हुआ। पंजाब में वज़ीर आला के उम्मीदवार को अभी तक पंजाब असम्बली तक रसाई नहीं दी गई, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी। अब नया उम्मीदवार ले आए। मुफाहमत की जो बात आप हमेशा करते थे, क्या वो मुफाहमत आपको नज़र आती है या क्या वो मुफाहमत के बगैर इस मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है? देखिए जी, मैंने बिल्कुल आपने राइट बात किया। मैं ये बता रहा हूँ कि मुफाहमत की जो तवक्को कौमें किया करती हैं वो अपने लीडरों से किया करती हैं और इन लीडरों ने जो इस वक्त हुकूमत बना रहे हैं इस बात को साबित कर दिया कि ना वो मुफाहमत करेंगे और ना ही उनकी तरजीह जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान का मफाद और अवाम का मफाद है। अब ऐसे लोग जिनका अवाम से कोई राब्ता नहीं है उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं? मैंने तो कल भी कहा था कि इस वक्त पूरी कौम की और तमाम कौमी इदारों की ये जिम्मेदारी है कि ये जो लोग आए हैं इनको खजाना पाकिस्तान तक ना पहुंचने दे, पहले ही वो खाली है।
क्योंकि ये अगर आए हैं तो इनके आने का मकसद मुल्क का मफाद, मुल्क की खुशहाली और मुल्क को आगे बढ़ाना नहीं है। ये अपनी जात के लिए मुल्क की मफादात को अपने पांव तले रौंदते हुए इक़्तिदार तक पहुंचे और ये इनके तमाम कदम जो हैं इनके कदमों के नीचे अवाम की उम्मीदें और उमंगें जो है वो दबती जा रही हैं। इन्होंने जहां से गुजरे हैं वहां पे वो जैसे दुश्मन की फौजें जब गुजरा करती तो पीछे रेगिस्तान, मतलब हर चीज तबाह बर्बाद कर देती थी। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को हर दफा जब ये पाकिस्तान की मईशत के ऊपर से गुजरे हैं तो मईशत को रौंद डाला है। तो इस रौंदी हुई मईशत के जो ये पुराने वो हैं, मतलब पुजारी हैं, इनसे आप क्या तवक्को रखते हैं? मैं नहीं समझता कि ये मफामत की तरफ अब जाना चाहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मफाद की तरफ जाना चाहेंगे और ज्यादा से ज्यादा मफादात अवाम को छीनने की तरफ जाएंगे। अब अवाम इनकी जो है ना गिरफ्त और इनकी जो जुल्म है उससे बचने का एक ही रास्ता है कि इन लोगों को अवाम से फासले पे रखा जाए। इनके अख्तियार को अवाम अपनी ताकत से महदूद करेंगे और ये महदूद होते रहेंगे। अब जो अगली आपको सियासत नजर आएगी वो वही सियासत पाकिस्तान को आगे लेके जा सकेगी जो पाकिस्तान के ग्रॉस रूट से निकलेगी, जो बल्दियाती इदारों से निकलेगी, जो कौम के बीच में से निकलेगी। इनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है। अब ये एक ऐसी मुर्दा लाशें हैं जिनको जितने दिन आप कोल्ड स्टोरेज में रख लें, चला लें, मक्खन लगा लेंगे, चल जाएंगे, लेकिन ये नहीं डिलीवर कर सकते। दुरानी साहब ये बताइए कि गए जमानों में किसी के साथ इख्तलाफ हो जाया करता था, किसी करीबी दोस्त के साथ, तो कहा जाता था आज से तेरा मेरा कलाम बंद। लेकिन ये मौलाना ने तो कलाम बंद करने की बजाय जिस तरह बबांगे दोहल बोलना शुरू कर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि मौलाना से कता ताल्लुकी या दूरी इख्तियार करने की बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, मौलाना के बारे में जहां तक सवाल है वो तो जो जाहिरन लग रहा है कि जो उनसे वादे किए गए थे, जिनका मुझे पता है, मैं असल में बहुत सी बता दें ना, बता दें। अब तो खुल गया ना सारा। क्या था, खुल जा समझम, अब तो खुल गया सारा। बता दें क्या क्या वादे क्या थे। अब तो मौलाना साहब भी बताना शुरू हो गए, आप भी बता दें। देखे ना, अब जब पीडीएम थी, इन्होंने वादा किया था कि मौलाना को जो है हम प्रेसिडेंट बनाएंगे, ठीक है ना। अब वो के बजाय वो जब उसका हो रहा था ना इलेक्शन, जब PMLQ का, तो मियां अजहर साहब से वादा हुआ था कि उन्हें वजीर आजम बनाएंगे, तो उन्हें इलेक्शन ही हरवा दिया लाहौर में दोस्तों ने, मतलब उनके अपने लोगों ने। तो मतलब ये है कि अब मौलाना, यानी इसमें फिर ये हकीकत है कि मौलाना जो कह रहे हैं कि मेरे घर आके भी सदारत दें, तो अब मैं नहीं लूंगा। मौलाना साहब को बताया ना, उन्होंने देनी नहीं, मैं लेनी नहीं। देखिए, मौलाना को इस वक्त जो है, लेकिन मैं उनके इस राय से इत्तेफाक नहीं करता कि आप पार्लियामेंट में नहीं, मैदान में फैसले होंगे। देखिए, ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क को हमने आगे बढ़ाना है, इस मुल्क को आगे लेके चलना है। इस दफा PTI ने मुस्बत रवैया अख्तियार किया कि वो पार्लियामेंट में गए हैं, पहले वाली गलती को उन्होंने नहीं दोहराया। अलबत्ता ये जो खत वत लिखने वाली बात की IMF वाली, ये मेरा ख्याल नहीं कि मुनासिब है, लेकिन वैसे जो है उनका इस दफा रवैया ज्यादा सियासी है। और इस वक्त हाथ कंगन को RC का, जब अवाम ही इनके खिलाफ है, जब अवाम ही उन लोगों के साथ हैं जो इनके साथ नहीं है, जब अवाम क्या पूरी अवाम नहीं, मतलब यह है कि 2/3 भी नहीं बल्कि 3/4 ऑफ द पब्लिक जो है वो इस वक्त इनके साथ नहीं है, तो फिर हौसले पे चलें और देखें अवाम क्या करती है। दुरानी साहब, चूंकि मेरा आपसे एक बड़ा पुराना तल्लक भी है और हमने बहुत कुछ इकट्ठे भी किया है, मुझे एक बात तो बता दें, अवाम के फैसले को तो इस दफ़ा भी नहीं माना गया, तो आप समझते हैं कि अवाम के फैसले को कभी माना जाएगा? देखिए जनाब, इस दफा अवाम का फैसला, मैं आपको बताऊं, मैं इलेक्शन से पहले पंजाब और पूरा KP के फिरता रहा हूं, ठीक है जी। वो इलाके जो हमेशा इशारे के ऊपर उन लुटेरों के पीछे चल पड़ते थे जिन्होंने उनके नसीब उजाड़े हैं, वो इस वक्त उन लुटेरों के मुकाबले में खड़े हो गए। मुकाबले में इतना खड़े हो गए कि इंतखाबी निशान के बगैर भी उन्होंने उनको हरा दिया। हराने के बाद फिर इस हालत तक पहुंचा दिया कि उन्हें जाके इलेक्शन कमीशन में अपने रिजल्ट बदल के अपनी जीत को लेना पड़ा।
और बेचारे मियां साहब को तो इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने कहा नहीं मैं तो बनूंगा ही नहीं वजीर आजम। ठीक है जी, बड़ा अच्छा किया उन्होंने कि मतलब वोट की इज्जत और वोट की जिल्लत और वोट की बेहुरमती से लेके वोट के अगवा तक का जो सफर इस इलेक्शन में गुजरा है, तो उसके नतीजे में यकीनी तौर पर नहीं, अगर तो यही बात है दुरानी साहब, तो अगर उन्होंने इस वजह से ओथ नहीं लिया तो वो सारा मलबा और सारी हजीमत छोटे भाई पर डाल दी। वो तो आप घरेलू मामलात है ना। नहीं, आपने ये तो ऐसी बात की है, मुझे महसूस होता है, इसको महसूस नहीं होता। मतलब ये होता है कि असल में बात ये है कि महसूस तो सारों को ही नहीं होता। वो किसी वो कहने ला दो, ठीक है जी। मतलब ये है कि गुड कॉप बैड कॉप भी खेलते रहते हैं इंसान, लेकिन इस वक्त गुड कॉप बैड कॉप फला से सारे मामला आगे गुजर चुके हैं। इस वक्त जो है हम देखें, अब चाम चलाकी से टोपी ड्रामे से अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जाए। अच्छा दुरानी साहब, हर चीज बेनिकाब। दुरानी साहब, वजीर आला पंजाब मरियम साहिबा को कैसा देख रहे हैं? कुछ लोग मैंने तो उनको पहले ही दुआ की थी उनके लिए ना। मैं देखें, जो बच्चे हूँ मैं उनके बारे में, मैं मरूसी सियासत के साथ खिलाफ हूँ, आपको पता है, लेकिन मैं बच्चों के बारे में कोई कमेंट नहीं किया करता। मैंने उनके लिए इतनी दुआ की थी कि अल्लाह करे वो बुज़दार साहब से बेहतर वज़ीर आला साहब। नहीं, वो तो बहुत अच्छा, अपना बुज़दार के साथ मिला दिया आप। ये क्या कह रहे हैं आप? उनका भी तजर्बा नहीं था, इनका भी तजर्बा नहीं है। इनको क्या कहेंगे हम? शहीन, इनको शहीन प्लस कहेंगे या वसीम अकरम प्लस? तो कह नहीं सकते, कौन सा प्लस कहेंगे इन्हें? मेरा तो इनके लिए यही दुआ होगी कि ये अगर आ ही रही हैं, देखें वजीर आला इस वक्त एक बहुत अहम पोस्ट है। पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद तमाम माली वसाइल जो हैं वो मरकज से लेके, मतलब खाली खजाना मरकज में छोड़ दिया है और सारी तिजोरियां जो है वो सूबों ने अपने पास शिफ्ट कर ली हैं। लेकिन सूबों में करनी थी तो मेरा उस वक्त, मैं आपको पता है, मैं वाहिद अकलौता मेंबर पार्लियामेंट हूँ जिसने 18वीं तरमीम के ऊपर दस्तखत नहीं किए, रिकॉर्ड पे हूँ। लिहाजा मेरा ये आज भी ये मुतालबा है कि अवाम के वसाइल जो सूबों को दिए गए हैं, SIFC को ये इकदाम उठाना चाहिए। अगर वो SIFC का ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान की मईशत को बहाल किया जाए, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सूबों को पाबंद करें कि सूबों के वसाइल जो हैं वो अजला तक उसी फार्मूले के तहत पहुंचे जिस फार्मूले के तहत सूबों को मिलते हैं, पॉपुलेशन, एरिया। यानी आप ये समझते हैं कि वज़ीर आला की JDs जो हैं वही JDs तय होनी चाहिए पहले मेयर की? देखें जी, मैं ये समझता हूं कि जो वजीर आला के पास मरकज, देखें 60% मरकज की इनकम जब चली जाती है सूबों के पास, मरकज के पास तो कुछ बचता ही नहीं है। वो तो बेचारा कर्जे लेके जो है कर्जे उतारता है और हर जुल्म और हर ज्यादती, वो मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी वालों ने गाय का मुंह जो है वो नून वालों को दे दिया और उसका जो थन है वो अपनी तरफ कर लिया। मतलब ये है कि सूबे तो बिल्कुल ऐसे ही है कि मरकज बेचारा गाय को खिलाते हैं और सूबे सारा दूध चो के पी जाते हैं। लिहाजा ये जो तरीका है, इसको अगर आप फिर भी देखें, हमारे जो इदारे हैं उन्हें फौरी तौर पे ये एक क्रैश एक्टिविटी करनी चाहिए कि आपके तमाम सूबों को मिले हुए वसाइल जो हैं सूबों को पाबंद किया जाए कि वो PFC के जरिए अजला तक उसको भेजें। जो ही अजला में जाएंगे वहाँ की ज़राअत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ की तरक्की, तालीम, हर चीज़ जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये तो 70% बजट जो है एक शहर में लगा देते हैं और वो लगाते क्या है, खा भी जाते हैं। इतनी तेजी से काम होता है शहरों के अंदर और इतनी सुस्ती, और काम होता ही नहीं मतलब जिलों के अंदर, क्योंकि सारों के। अच्छा दुरानी साहब, ये तो बताएं मुझे, ये आप MKM के साथ क्या होता देख रहे हैं? आज बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुनी होगी। देखें जी, MQM बेचारे जो है ना, वो अब चाहते हुए या ना चाहते हुए वो पीपल्स पार्टी और PMLN की कश्ती में सवार हो चुके हैं। तो अब तो उनकी जो इस वक्त की लीडरशिप है उनको इनके साथ ही डूबना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी हो। दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में? आप आज पंजाब की अगर असेंबली का मंजरनामा अगर आपने देखा हो तो जो अकलियत में है वो नारेबाजी कर रहे थे, तो अक्सरियत वालों पे इस तरीके से था कि जैसे हैबत आ रही है, चुप करके बैठे हुए हैं, 5-7 लोग ही सिर्फ खड़े हैं, बाकी सारे बैठे हुए हैं। इसी तरह की सूरत हाल अगर वफाक, जी सर,
उन्हें बेचारों को पता है कि वो उनकी अपनी हैसियत क्या है। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं कि आपको मौजूदा सूरत हाल में हुकूमतें ज्यादा मजबूत दिखाई देंगी या ऑपोजिशन? देखिए जी, इस वक्त तो देखिए अपोजिशन तो मजबूत इसलिए है कि अवाम की अक्सरियत उनके साथ है। उनको तो उनकी अक्सरियत को रोकने के लिए, उनकी हैसियत को महदूद करने के लिए सारे मुल्क की पुलिस जो है वो उनको पकड़ रही है और उन पे झूठे सच्चे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनको अंदर किया जा रहा है, उनको महदूद किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। लेकिन और एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें कि एक तरफ ये दबा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की रुसवाई हो रही है। ऐसी सूरत हाल में ठीक है, ये IMF का जो इस वक्त का ये सारा प्रोसेस है उसको तो ये कंप्लीट करेंगे ही और इन्हें चाहिए कि उसको जल्दी डिलीवर करें। इसके साथ ही हमारे इदारों को, हमारे अवाम को, हमारे मुल्क को, हमारे सियासतदानों को ये सोचना चाहिए कि वो लोग जो अवाम के मुंतखब नहीं हैं बल्कि अवाम के ऊपर मुसल्लत शुदा हैं, उन लोगों को अपनी औकात याद कराते हुए उनके जो इख्तियारात हैं उनको हर तरीके से महदूद होना चाहिए और वो लोग जो अवाम के वोट से मुंतखब हुए हैं उनको रास्ता मिलना चाहिए। और कम से कम इतना जरूर करना चाहिए कि इन लोगों की दस्तरस अवाम के गिरेबानों तक और अवाम के वसाइल तक ना पहुंचने दी जाए। ये जो हुकूमतें बनी हैं सूबों में और मरकज में, इनके हाथ को अवाम के जेब तक ना पहुंचने देना इस वक्त सबसे बड़ी मुल्की इदारों की जिम्मेदारी है। मेरी बात को आप समझ लें। इन लोगों के हाथ अवाम की जेबों तक ना पहुंचने देना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और नाज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।